नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अमृता और लेकर हाजिर हैं हम आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत में हम आपकी सेहत से जुड़ी हुई बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप अपना, अपने परिजनों का और अपने दोस्तों के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकें। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर हम हाजिर हैं एक विशेषज्ञ के साथ आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं उज्जैन के सिटी ऑर्थोपेडिक सेंटर से हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय दंडोतिया सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में। धन्यवाद। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम और सभी श्रोताओं का धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर अजय दंडोतिया, ऑर्थोपेडिक सर्जन, विगत 6 वर्षों से जिला अस्पताल उज्जैन में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जिला अस्पताल उज्जैन में सेवाएं देने के पश्चात मैं सिटी ऑर्थोपेडिक सेंटर उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम के सामने वहां पे भी अपनी सेवाएं देता हूं और सभी प्रकार की हड्डियों से संबंधित बीमारियों का इलाज करता हूं। जी सर, तो जैसा कि आज हम हमारे रेडियो दस्तक के सारे श्रोताओं को हड्डियों से जुड़ी हुई, ऑर्थोपेडिक से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां देने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एक हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, तो एक जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है वो किस किस तरह की समस्याओं का इलाज करते हैं? हड्डी रोग विशेषज्ञ मुख्य रूप से मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम जो रहता है अपनी बॉडी का, जी, उससे संबंधित बीमारियां, समस्त प्रकार की बीमारियां, जैसे घुटने में दर्द, कमर में दर्द, अपने गर्दन में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, लिगामेंट की इंजरी हो, टेंडन की इंजरी हो, सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जी। तो सर हम ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि जो ये शब्द है ऑर्थोपेडिक, इसका क्या अर्थ है और किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्थोपेडिक एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हड्डियों से संबंधित सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। जी। तो किसी भी व्यक्ति को कैसे समझ में आएगा कि उसे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए? उसे क्या-क्या समस्याएं या क्या तकलीफ महसूस होने पर हमारे श्रोताओं को या आमजन को समझना चाहिए कि उन्हें एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, एक हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास जाने की ज़रूरत है? ऑर्थोपेडिक ब्रांच में जैसे ही अपन बचपन से लेकर के और अपनी जो सीनियर एज होती है उस एज तक हमेशा किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे अपन मान के चले, अगर बच्चे हैं, खेलते खेलते कहीं गिर जाएं, सूझे ना जाए, कहीं भी उनको दर्द होने लग जाए, बेचारे रोने लग जाते हैं, तो उनकी मम्मी बेचारी बहुत चिंतित हो जाती है, पूछती हैं अरे डॉक्टर साहब कहाँ, किससे बात करें, क्या करें। तो सबसे पहले उनको कहीं भी, बच्चे को कहीं भी घुटने में, एड़ी में या कहीं भी कोई सूजन या दर्द होता है तो सबसे पहले नज़दीक के हड्डी रोग विशेषज्ञ से जाकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की हड्डियाँ बहुत नाजुक होती हैं, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही समय पर मिलना बहुत ज़रूरी है। जी। ऐसे ही अगर बच्चे धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, धीरे धीरे करके यंग हो जाते हैं, तो घर से चलते हैं, कभी मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, बाइक से कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, चलते हुए कहीं गिर जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते हैं, छोटी मोटी वो लोग सोचते हो जाएगा, क्योंकि यंग जनरेशन अपने आप को सोचती है नहीं मेरे को काम का बहुत ज़्यादा लोड है, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, लेकिन वो छोटी छोटी बीमारियाँ बाद में बहुत ज़्यादा मेजर बन जाती हैं। इसलिए मेरी सलाह है उनसे भी कि कभी भी उनको कभी गिरने से या कहीं से भी किसी चोट की वजह से अगर कुछ भी दर्द वगैरह महसूस होता है, एक बार अपने फैमिली डॉक्टर, किसी भी हड्डी रोग विशेषज्ञ से जरूर संपर्क करें, चाहे वो तकलीफ छोटी हो चाहे बड़ी हो। इसी प्रकार जब और बच्चा बड़ा होता है तो वो और 50 साल की उम्र के बाद सीनियर हो जाता है। सीनियर होने के बाद ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में छोटे मोटे काम करते हैं या बड़े भारी कामों से बचते हैं, फिर भी जाने अनजाने में कभी फिसल जाते हैं, कभी किसी से टकरा जाते हैं, तो उनको समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी समस्याओं को वो घर पे क्या है, मेडिसिन लेके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरा उनको भी संदेश है, कभी भी लापरवाही ना बरतें, समस्याओं को उत्पन्न होने से पहले ही अपन ठीक कर लें। आपके नज़दीक में जो भी विश्वास पात्र आपके हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हैं, उनकी सलाह ज़रूर लें और जा कर के एक बार अवश्य परामर्श लेके बोले डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई भविष्य में समस्या तो नहीं हो जाएगी, जिससे कि कोई बड़ी समस्या जीवन में उनके साथ कोई घटना न घटे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही सर आपने कि अपनी सेहत को लेकर लापरवाही कभी भी नहीं बरतनी चाहिए, और अगर किसी भी प्रकार के चोट या सूजन या दर्द है तो हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिल सकते हैं। जी।
तो सर जैसे ये तो आपने बताया कि अक्सर चोट लगने से, गिरने से या टकराने से इस तरह की समस्याएं होती हैं, लेकिन और भी कई तरह की ऑर्थोपेडिक समस्याएं अक्सर देखने और सुनने को मिलती है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या-क्या कारण होते हैं जिन वजह से ये समस्याएं किसी भी व्यक्ति को हो सकती हैं, और क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वो इन समस्याओं से बच सकते हैं? ज़्यादातर समस्याओं से अपन अगर उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो बच जी। सकते हैं। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है कि लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। जी। बहुत सारी 90% समस्याएं ऐसी होती हैं जो अपन को एहसास दिलाती हैं, जैसे आप मान के चलो सुबह बिस्तर से खड़े हुए तो किसी का घुटना दर्द करने लग गया, जी। लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ हो गया होगा, सबसे पहले घर पे शिकायत कर लेते हैं, अपने बच्चे को या किसी अपने परिचित को बोल देंगे भैया मेरे लिए मेडिसिन ले आना, खा के वो क्या करते हैं उसी बीमारी को वहीं कोई दबाने की कोशिश करते हैं। जी। वो धीरे धीरे करके बड़ी बन जाती है, और बड़ी होने के बाद में जब डॉक्टर के पास आते हैं ना, तब तक डॉक्टर उस बीमारी को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है, जी। या बहुत लेट होने की वजह से उसको डॉक्टर को ट्रीटमेंट करने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरा सभी लोगों को संदेश है, इस प्रकार का कभी हो, जैसे आप सुबह उठते हैं घुटने दर्द कर रहे हैं, एड़ी दर्द कर रही है, कमर दर्द कर रही है, गर्दन दर्द कर रही है, आपके हाथों में सुन्नपन आ रहा है, तो सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर के पास जा कर के उनको ये बात ज़रूर बताएं कि डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जी। अगर आप उनको नहीं बताएंगे ना तो वो बीमारी प्राइमरी स्टेज से सेकेंडरी स्टेज में चली जाएगी, और धीरे धीरे करके वो फोर्थ स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज में चली जाएगी। उस समय फिर प्रॉपर मेडिसिन ठीक करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर उसमें सर्जिकल इंटरवेंशन करने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिसका नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को परेशानी आ जाती है जी। और उनकी जान को खतरा भी हो जाता है। जी। तो यानी कि समय रहते अगर वो अपनी तकलीफ को समझ लेंगे और डॉक्टर से मिल लेंगे तो काफ़ी हद तक इन समस्याओं से बच सकते हैं। बिल्कुल बच सकते हैं। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी। और आगे हम जानना चाहेंगे सर कि जैसे आपने बताया कि सुबह उठ रहे हैं तब दर्द हो रहा है, या अक्सर चलते-चलते, तो ऐसे कई बार देखने में आता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो पीठ के दर्द से परेशान रहते हैं, कि अगर सो के उठे हैं तो पीठ में दर्द हो रहा है, या ऐसे चलते-चलते दर्द होने लगा है, या कुछ उठा लिया तो दर्द होने लगा है। तो पीठ का दर्द एक बड़ी समस्या है काफ़ी सारे लोगों की। जी। इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखो आजकल क्या हो रहा है कि समय बहुत बदल गया है। जी। समय बदलने की वजह से क्या है कि जो जीवन की कार्यशैली है वो भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। लोगों का खान पीन किस लेवल तक मतलब मान के चलता हूँ मैं, तो बहुत डिस्टर्ब हो गया है। जी। किसी भी प्रकार की सब्जियों, जो अपन सब्जियों से लेकर के दाल चावल रोटी हर चीज़ में मिलावट हो रही है। बिल्कुल। जो प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए बोन को, वो बिल्कुल मिल नहीं पा रहा है। और जितनी रेस्ट बोन को मिलना चाहिए, बॉडी को मिलना चाहिए, वो मुझे लगता है कि मुश्किल से 5 या 10% लोग ही होंगे जो बॉडी को रेस्ट दे पा रहे हैं। अभी अपने बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये बताया है, किसी भी व्यक्ति को बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के जो सीनियर एज तक है उसमें कम से कम 6 से 8 घंटे सोना चाहिए। बच्चों को ज़्यादा सोना चाहिए, जवानी में 8 घंटे सोना चाहिए, उसके बाद सीनियर हो जाते तो कम से कम 6 घंटे तो सोना चाहिए। लेकिन कोई इस नियम का फॉलो नहीं कर रहा है। ये प्राइमरी नियम है। इसको भूलने की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी रिपेयर कैसे करेगी। बॉडी अगर रिपेयर नहीं करेगी तो बॉडी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेगी तो बॉडी को जो चाहिए बॉडी कहीं ना कहीं से लेगी। जी। पूरी बॉडी को चलाने के लिए, हाथ पैरों को, जुबान को, मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, इसको सबको कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और कैल्शियम बॉडी में अगर नहीं होगा तो अपने कार्य करने की क्षमता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। तो ब्रेन आदेश देता है कि भैया कहीं से भी लाइए, मुझे कैल्शियम चाहिए। तो सबसे सॉफ्ट टारगेट है आपकी कमर, जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है। रीढ़ की हड्डी से सबसे पहले कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन होता है, और उस एब्जॉर्प्शन की वजह से उसमें धीरे धीरे कमजोरी आने लग जाती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि कमर का दर्द सबसे कॉमन हो गया। जी। ये किसी को भी पता नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात हो गई है कि आज से कुछ समय पहले सुबह लोग अपने दोस्तों से बात करते थे, गुड मॉर्निंग करते थे, छत पे जाते थे, घूमते थे, तो जो नेचुरल सूर्य की रोशनी है उसका एक्सपोजर उनकी बॉडी से होता था। लेकिन आप देख रहे हो, कोई 9 बजे जग रहा है, कोई 10 बजे जग रहा है, कोई 11 बजे जग रहा है, किसी का पता ही नहीं है, कभी सोने का नहीं है, कभी जगने का नहीं है। तो बॉडी में जो नेचुरल विटामिन डी थी वो तो अब किसी को मिल ही नहीं रही है। तो इसीलिए विटामिन डी जो एक बहुत पूर्ण कारक है आपकी बॉडी को मैनेज करने के लिए, मांसपेशियों को मैनेज करने के लिए, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए, जिसको बॉडी में प्रॉपर मिल ही नहीं पा रहा है, उसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है।
और आपकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लग गई है। लोग जाते हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज हो गया है, वो पूछते हैं कैल्शियम की कमी हो गई होगी, तो कैल्शियम की गोली ले लेते हैं। कैल्शियम की गोली अकेले लेने से कुछ नहीं होता, कैल्शियम के साथ में बहुत सारे न्यूट्रिएंट हैं वो भी लेने पड़ते हैं, जो कि एक आपके सही फैमिली डॉक्टर या कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन को ही पता रहते हैं। इसीलिए मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप समय रहते स्वयं उपचार न करें जी। आप किसी न किसी डॉक्टर से, जिससे भी आप भरोसा करते हैं, आपके फैमिली डॉक्टर हो, आपके पास में कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, उनसे ज़रूर संपर्क करें और इन तकलीफ़ों से बचें। जी, बहुत ही अहम जानकारियाँ सर आपने दी हैं, और निश्चित तौर पर जो भी हमारे रेडियो दस्तक के श्रोतागण सुन रहे होंगे उन्हें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और वो अपनी सेहत का और बेहतर ख्याल रख पाएंगे। इसी प्रकार से सर, जैसा आपने बताया कि पीठ का दर्द काफ़ी आम हो गया आजकल, अक्सर हम एड़ी के दर्द के बारे में भी सुनते हैं कि कई लोगों को एड़ी में काफ़ी दर्द महसूस होता है, या ऐसा लगता है कि कुछ हड्डी निकल आई है। इस तरह से काफ़ी समस्या उनको चलने में या बैठने में आती है। तो इसके बारे में क्या जानकारी आप देना चाहेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, और मैं सभी श्रोताओं से बताना चाहूँगा, आपन जन्म से लेके लास्ट अंत तक चलना कभी बंद नहीं करते हैं जी। अपनी पूरी बॉडी का जो भी प्रेशर पॉइंट होता है वो एड़ी के ऊपर ही होता है जी। जिसको अपन बहुत आसान तरीके में लेते हैं, जबकि पूरा आपकी बॉडी का सारा भार, सारा आपकी बॉडी का प्रेशर वही मैनेज करता है उस पॉइंट पे, लेकिन किसी की ध्यान ही नहीं है जी। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुबह जगते ही आप फ्रेश होने जाओगे, बाथरूम करने जाओगे, या कहीं भी कि ऑफिस वगैरह में जाओगे तो चल के ही जाओगे। गाड़ी से तो आप एक निश्चित समय तक ही चल सकते हो, और दिन भर खड़े भी रहना है, बहुत सारे लोगों का काम, बैठे भी रहते हो तब भी एड़ी आपकी जमीन से टकराती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि सारी बॉडी का प्रेशर पॉइंट है, उस प्रेशर पॉइंट की वजह से धीरे धीरे करके एक प्लांटर फैसाइटिस नाम की बीमारी होती है वो उत्पन्न हो जाती है। अच्छा। प्लांटर फैसाइटिस नाम की बीमारी होने की वजह से धीरे धीरे उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और उस पॉइंट के आसपास सूजन आने लग जाती है। सूजन आने की वजह से बॉडी कोशिश करती है कि मैं इसको मैनेज करूं, क्योंकि आप तो खुद या तो खुद मैनेज करो या तो बॉडी खुद मैनेज करेगी। बॉडी खुद मैनेज करने के चक्कर में बॉडी को ऐसा लगता है कि ये वाला पॉइंट थोड़ा वीक हो गया है, तो बॉडी कोशिश करती है कि इसको थोड़ा सा ग्रोथ करवा दो। तो ग्रोथ करवाने के चक्कर में वो उस पॉइंट के आसपास कैल्सिफिकेशन होने लग जाता है। कैल्सिफिकेशन होते होते बॉडी को तब तक पता नहीं चलता जब तक आप उस बीमारी का या तो कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेते या कोई सॉर्ट आउट नहीं करवा देते, बॉडी कंटिन्यूसली कैल्सिफिकेशन करने लग जाती है। तो धीरे धीरे करके इस बीमारी के अलावा एक नई बीमारी हो जाती है जिसको कैल्केनियम स्पर बोलते हैं। नुकीला एक पॉइंट उभर के आ जाता है जो आपको और ज़्यादा परेशान कर देता है। इसीलिए मेरा सभी लोगों से सलाह है कि जब भी आपको एड़ी में पहली बार दर्द हो, आप इसको तत्काल आपके नज़दीकी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाएं, क्योंकि अगर एक बार ये हो गया तो आपको ज़िंदगी भर की परेशानी है, क्योंकि आपका प्रेशर पॉइंट आप उसको हटा नहीं सकते। प्रेशर पॉइंट तो जो नेचुरल है, जो ईश्वर ने बनाया है, कुदरत ने बनाया है, उसको कैसे चेंज करेंगे जी। अपन एक काम कर सकते हैं कि उस प्रेशर पॉइंट को रिलैक्स दे दें जी। उसको आराम पहुंचाएं। वैसे भी मेरे हिसाब से कुदरत का नियम है, जो आपके साथ अच्छा कर रहा है आपको उसके साथ अच्छा करना पड़ेगा जी। आपके साथ बॉडी आपको सारे सुख दिलवा रही है, आपको सारे जिंदगी के सारे आपको हंसी दिलवा रही है, सारी जिंदगी जीना सिखा रही है, तो आप जो आपकी इतनी अच्छी बॉडी है उसके साथ आप क्या दे रहे हो? वो तो आपको सब कुछ दे रही है, आपको सक्सेस दे रही है, आपको तरक्की दे रही है, आपको कहीं भी हर फील्ड में आपको माहिर बना रही है, लेकिन आप उस बॉडी के लिए क्या करते हो? सिर्फ उसको खाना देते हो दोनों वक्त का, लेकिन उसकी भी तो ज़रूरतें हैं, जैसे इंसानों की ज़रूरतें होती है, जैसे बॉडी की भी ज़रूरत होती है, तो उस पर लेकिन किसी का भी ध्यान नहीं है। लोग क्या करते हैं, बड़े होने के बाद नौकरी लगती है, सबसे पहले भैया मैं गाड़ी लूँगा, बड़े प्यार से गाड़ी लाते हैं, किसी की जैसी जैसी सुविधा रहती है, कोई साइकिल लाता है, कोई मोटरसाइकिल लाता है, कोई 4 व्हीलर लाता है, इतना ज़्यादा उनको खुशी होती है कि भाई मेरे को पता नहीं क्या मिल गया। उसको इतनी अच्छी केयर करते हैं, वो टाइम पे सर्विस कराएंगे उसकी, उसको पानी से वॉश करेंगे, धोएंगे, घर में अच्छी तरह से रखेंगे, कोई स्क्रैच भी कर दे तो बहुत नाराज़ होंगे। तो मेरे को बड़ा अचंभा होता है कि जब आप जो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है उसकी इतनी अच्छी केयर कर रहे हो, आप स्वयं कितनी कीमती हो, आप उसकी कभी ज़िंदगी में कोई सोचता ही नहीं है कि मैं खुद इतना कितना, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते, अपनी खुद की कीमत का तो अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ पैसों की कोई चीज़ है उसकी वैल्यू इतनी है, तो आप तो
कोई तुलना ही नहीं है आपकी। तो आप सही कितनी बात कीमती है। हो। तो आप, मेरे को लगता है कि जैसे चीज़ों का ध्यान रखते हो, जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखते हो, जैसे अपनी पत्नी का ध्यान रखते हो, जैसे माँ बाप का ध्यान रखते हो, वैसे ही अपना भी ध्यान रखो। जी। और आप अपना ध्यान रखोगे तो आपको बीमारी कभी भी नहीं आएंगी। छोटा सा काम है, जैसे आप महीने में, आपको पता है कि मेरी गाड़ी इतने किलोमीटर चल गई, मेरे को सर्विस करानी है। आप भी देख लो कि भाई साल का एक कोई भी फिक्स पॉइंट बना लो कि मुझे जनवरी में, फरवरी में, मार्च में मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे सिर्फ हलवा ही करना है। और डॉक्टर साहब क्या हो रहा है, देख लीजिए डॉक्टर साहब, मुझे कोई समस्या तो नहीं है, आगे भविष्य में और कोई मुझे, आपको, मेरे को कोई लक्षण लग रहे हैं क्या जिससे मेरे को समस्या में, जीवन में कोई समस्या उत्पन्न हो। 5 मिनट की आपकी ज़िंदगी का टाइम आपको पूरी ज़िंदगी फिट रखेगा। जी। मेरा कहना है कि बीमारियों को उत्पन्न ही क्यों होने दें, बहुत महत्वपूर्ण उत्पन्न बात है। होने से पहले ही क्यों ना उनको ट्रीट कर लिया जाए। आपने देखा होगा, इंडिया है, इंडिया तो अभी ग्रोथ कर रहा है धीरे धीरे करके, लेकिन बाहर के जितने फॉरेन कंट्री हैं, वो एक एज के बाद, जनरली वहाँ पे कम से कम 40 एज ऐसी निर्धारित करी गई कि 40 के बाद कंपलसरी है हर 6 महीने में बॉडी का चेकअप कराना। तो मैं इंडिया में बोलना चाहूँगा, आप 6 महीने में नहीं करा रहे तो साल भर में करा लो, जी। 2 साल में करा लो। नहीं करा सकते तो फ़ोन पे बात कर लो अपने डॉक्टर से, सर मेरे को ऐसा हो रहा है, या कभी भी कंसल्ट कर लो। आपके पास पैसे नहीं तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जा सकते हो, लोगों से मिल सकते हो, बहुत सारी सुविधा हैं, तो आप उनका लाभ ले सकते हो। मेरा सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने शरीर को बहुत कीमती समझें और उसका बेहतरी से ध्यान रखें। जी। दोस्तों, आपने सुना डॉक्टर अजय दंडोतिया सर ने हमें बहुत ही अच्छी बात बताई है ये, कि हमारा शरीर बहुत कीमती है और इसका ध्यान रखना, इसका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और उसको हम बिल्कुल भी लापरवाही में ना लें, और कुछ भी समस्या होने पर तुरंत दिखाएं, और समस्या न भी हो तो समय समय पर ज़रूर दिखाएं। बिल्कुल। बहुत ही अच्छी जानकारी सर आपने दी, और निश्चित तौर पर जो हमारे श्रोतागण आज का ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, जीवन की डोर सेहत, उन्हें काफ़ी लाभ पहुंचेगा, और कई लोग इस विषय में सोचेंगे और अपने शरीर का और बेहतर ध्यान रखेंगे। इसी कड़ी में सर, जैसे हमने पीठ के दर्द और एड़ी के दर्द पे चर्चा करी, इसी प्रकार से हमें कई श्रोताओं से ये सुनने को मिलता है कि उन्हें कंधे का दर्द भी काफ़ी परेशान करता है। तो हम चाहेंगे कि इस बारे में भी आप कुछ जानकारी ज़रूर दें। जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अपनी बॉडी में अपन सारे काम हाथों से करते हैं। जी। हाथ अपना सारे मूवमेंट करवाता है और पैरों से अपन चलते हैं। हाथों से काम करते करते सबसे ज़्यादा कोई जॉइंट इन्वॉल्व होता है तो वो तो या तो कोहनी का है या कंधे का है। जी। सारा प्रेशर पॉइंट कंधे के जोड़ में रहता है। तो मेरा मानना है कि अपन को कभी भी ऐसा कुछ हो, एक समय के बाद क्या होता है, बॉडी में बियर एंड टीयर नाम की चीज़ होती है। जी। कोई चीज़ बनती है, कोई फिर से ठीक होती है। ऐसे बॉडी रिपेयर करती रहती है, माइनर इंजरी होती रहती है, बॉडी उसको रिपेयर करती रहती है। उसके लिए उसको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल समय समय पर अगर मिलते रहते हैं, इन सब के साथ में रिलैक्स दोगे। जैसे अभी मैं रेडियो दस्तक के साथ बैठा हूँ जी। इसमें सारे कंप्यूटर हैं, सारे चल रहे हैं, सारे वर्क कर रहे हैं। अगर इनको भी रेस्ट नहीं मिला तो ये भी हीट होकर काम करना बंद कर देंगे। जी। ऐसे ही अपनी बॉडी है, बॉडी को भी अगर आप रिलैक्स नहीं दोगे, जैसे कोई सा भी जॉइंट हो, कंधे का जॉइंट तो एक आपने बहुत अच्छा सवाल करा कि जनरल प्रॉब्लम हो गई है आजकल, लेकिन घुटना और कंधे दो ऐसे जॉइंट हैं जिनमें सबसे ज़्यादा बियर एंड टियर होता है। जी। और बॉडी उसको रिपेयर भी कर लेती है। 99% केसेस में बॉडी स्वयं हर चीज़ को रिपेयर कर देती है। लेकिन किसी कारणवश अगर आपकी मैकेनिज्म गलत हो गई है, अगर आपके रिपेयर करने का समय और उसकी इंजरी का समय डिस्टर्ब हो रहा है, तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और फिर उसको पेन के रूप में बताने लग जाती है, क्योंकि उस बॉडी के पास जुबान तो है नहीं, बॉडी सिर्फ दर्द के द्वारा बताती है। दर्द एक इंडिकेटर है जो ये कहना चाह रहा है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, लेकिन अपन क्या करते हैं, उस दर्द को ही बंद कर देते हैं। जी। 5 रुपए की या 2 रुपए की गोली ले करके दर्द को बंद कर दो। भाई आवाज़ को बंद नहीं करना, आवाज़ क्यों हुई उसको आवाज़ ये तो पता तो लगाओ। बिल्कुल। कभी भी बॉडी पेन कर रही है, इसका मतलब वो इंडिकेट कर रही है कि भाई कुछ हो रहा है। सबसे पहले जा करके उसका आप नज़दीक में किसी भी डॉक्टर के पास जा करके उसका एक्सरे करवाएं, उसके बारे में डायग्नोसिस करवाएं, सोनोग्राफी करवाएं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है। कंधे के जॉइंट में ज़्यादातर 99% लिगामेंट इंजरी होती है, वो भी बहुत माइनर होती है, लेकिन अगर उसको सही समय पर ध्यान दे लो
आप बहुत कम पैसे में या बहुत मामूली से इलाज में बिल्कुल सारे ठीक हो जाते हो, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। जी। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप उस चीज़ के बारे में कब पहल कर रहे हो, कब जाके उस चीज़ के बारे में आप डायग्नोस करवा रहे हो, कब डॉक्टर से सलाह ले रहे हो। अगर थोड़ी सी देर हो जाए ना, तो वो माइनर सा जो रप्चर है धीरे धीरे करके बड़ा रप्चर हो जाता है और बाद में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और उसमें फिर ऑर्थोपेडिक की बहुत बड़ी ब्रांच होती है आर्थोस्कोपी, उसके द्वारा ही उस फाइनल रूप से सही किया जा सकता है। जी, तो सर जैसा आपने मेंशन किया कि एक ब्रांच ऑर्थोस्कोपी के बारे में है, तो हम ज़रूर चाहेंगे कि उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें। देखो, आर्थोस्कोपी अभी मेडिकल साइंस की बहुत रिसेंट नई ब्रांच आई है, जिसके द्वारा क्या है, अपन बहुत कम इंसिजन के द्वारा किसी भी जॉइंट में जाके पहुंच सकते हैं। अच्छा। और उसमें कैमरे की मदद से अपन उसको इस बीमारी में कहाँ से क्या रप्चर हुआ है, कहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हुआ है, उस बीमारी में जा कर के उस बीमारी को ट्रीट कर सकते हैं। अच्छा। यहाँ तक कि अभी जो नई रिसेंट ऑर्थोस्कोपी हो रही है, उसके द्वारा अपन किसी भी बीमारी को बनने से पहले भी अपन देख सकते हैं और उसको उपचार कर सकते हैं। अच्छा, जी, यानी तो काफ़ी अच्छी नई तकनीक आ रही है बहुत और काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है इस मेडिकल जी। साइंस में भी। सर एक और आम समस्या जो अक्सर बहुत सारे लोग झेलते हैं वो है गठिया। तो हम चाहेंगे कि गठिया के बारे में भी थोड़ी जानकारी दें कि क्या होता है और कैसे उससे बच सकते हैं या कैसे उसको मैनेज कर सकते जी, हैं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। गठिया बीमारी जनरली अभी आम लोगों में देखो, किसी को भी दर्द होता है बार बार, तो वो दवाई लेके धीरे धीरे करके उसको ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गठियाबादी जो अपने इंडिया में मुख्य रूप से यूरिक एसिड की वजह से होती है। अच्छा। यूरिक एसिड की वजह से गठियाबादी होती है। दूसरी गठियाबादी जो होती है ना, वो एक रिमोटॉइड फैक्टर होता है, उसकी मात्रा अगर बॉडी में बढ़ जाती है तो उसकी वजह से भी सारे जॉइंटों में सूजन आने लग जाती है। सूजन आने के बाद उसमें धीरे धीरे करके गठाने बनने लग जाती हैं और वो दर्द करने लग जाती है। लेकिन मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि आप कभी भी, अभी कोई ऐसा लक्षण है जो आपकी छोटे जॉइंट हो, जैसे आप उंगलियों के जॉइंट हैं, कलाई के जॉइंट हैं, आपके बड़े जॉइंट हैं जैसे घुटने का है, पंजे का है, कोहनी का है, अगर इनमें कभी दर्द महसूस होता है तो आप यूरिक एसिड का जांच करवाएं। यूरिक एसिड की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यूरिक एसिड क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। अपन हमेशा खाना खाते हैं तो उसमें प्रोटीन, फैट और विटामिन रहते हैं। प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है तो प्रोटीन का डाइजेशन होने के बाद जो जो अमीनो एसिड रहते हैं तो वो तो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। जो उसका जी। बेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम यूरिक एसिड के रूप में जानते हैं, वो यूरिक एसिड ब्लड में आता है। एक अधिक मात्रा में आने के बाद किडनी को ब्रेन से सिग्नल मिलते हैं कि ज़्यादा हो रहा है, तो किडनी उसको पास आउट कर देती है बॉडी से। किडनी की भी लेकिन एक क्षमता होती है, जी। आप बॉडी में प्रोटीन का इंटेक कितना कर रहे हो और कितना वो किडनी बाहर निकाल पा रही है। इस मैकेनिज्म में अगर सही काम हो रहा है तो आपको यूरिक एसिड कभी बढ़ेगा नहीं। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारा नॉनवेज खा लिया है, बहुत सारा एक साथ पनीर खा लिया है, या 3-4 दिन से लगातार पार्टियों में जा रहे हैं, या घर में कोई मेहमान आ गए तो उनने पनीर की सब्ज़ी बना लो, कभी नॉनवेज बना लो, कभी मछली बना लो, तो उनको ये नहीं पता है कि आपने तो बना लिया और खा भी लिया, लेकिन बॉडी क्या उस काम के लिए तैयार है क्या? बॉडी को पता थोड़ी कि आप खाने वाले हो। बॉडी तो उसके पास किसी भी चीज़ को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एक निश्चित मात्रा में हार्मोन जो लीवर बनाता है उनके पास रहते हैं। जी। अब अचानक आपने प्रेशर दे दिया कि भाई हमने तो ज़्यादा 200 खा ग्राम लिया। प्रोटीन खा ली। अब बॉडी एकदम से कैसे मैनेज करे? जी। कोशिश करती है मैनेज करने की, उसको डाइजेस्ट भी करती है। अगर डाइजेस्ट कर पाती है तो ठीक है, नहीं कर पाती उसको इनडाइजेशन हो जाता है, फिर आपको लूज मोशन हो जाते हैं। बाई चांस किसी की बॉडी अच्छी है तो डाइजेस्ट तो कर लेगी, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में प्रोटीन का इंटेक्ट ब्लड में हो गया है तो वही आ तो गया है, तो उसको मैनेज करना है। तो उसको फिर धीरे धीरे करके क्या है, आपको पता है कोई भी काम अगर ज़्यादा मात्रा में तो वो जल्दबाजी होगी, और जल्दबाजी होगी तो असुविधाएं होंगी, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ऐसे ही बॉडी उसको ब्रेक डाउन करते 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 यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बना देती है।
तो यूरिक एसिड जब किडनी के पास जाता है तो किडनी भी परेशान हो जाती है। बोले भैया मेरी भी क्षमता है, मैं एक क्षमता से ज़्यादा उसको पास आउट नहीं कर सकती, तो क्या करे बॉडी? बोले भैया ठीक है, ब्रेन से आदेश मिलता है आप यूरिक एसिड को जॉइंट में जमा कर दो। जैसे ही जॉइंट में जमा हुआ वहीं से अपनी उल्टी गिनती शुरू, फिर अपन को दर्द होने लग जाता है। अच्छा, ये क्रियाएं एक दिन में नहीं चलती, ये आपकी रूटीन लाइफ के हिसाब से होता है। अगर आप अपनी बॉडी के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, खाना कब क्या खाना चाहिए ये भी नहीं पता, तो आपको यूरिक एसिड बढ़ता जाएगा और एक लिमिट के बाद वो पूरे जॉइंट को खराब कर देगा। इसका सही तरीका है आप किसी भी नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं, यूरिक एसिड की जांच कराएं और उसको बॉडी में प्रॉपर तरीके से पास आउट करवाएं मेडिसिन के द्वारा, और भविष्य में ना हो इसके लिए अपने डाइटिशियन से मिलें, अपने आप के बारे में विचार करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले 40 साल में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ पहली बार। जब 5 मिनट आप अपनी ज़िंदगी के बारे में निकालेंगे तो आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं मिल पड़ेगी और आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। जी, काफ़ी अच्छी जानकारियाँ सर दे रहे हैं आप हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं को। तो जैसे हमने ये गठिया के बारे में समझा, ऐसे ही हम जानना चाहेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में, क्योंकि ये भी आजकल काफ़ी जानने वाली बीमारी हो गई है, काफ़ी लोगों को इसकी समस्या है। बहुत अच्छा सवाल है। ऑस्टियोआर्थराइटिस अभी इंडिया में बहुत कॉमन हो गई है। जी। सबसे पहले तो अपन ये पता लगाते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जॉइंट की बीमारी है जिसमें जॉइंट की जो कार्टिलेज होती है उसका लॉस होने की वजह से बोन आपस में घर्षण करने लग जाती है, जिससे तेज दर्द होने लग जाता है। जी। कुदरती तत्व रहते हैं जॉइंट के अंदर, कार्टिलेज और साइनोवियल फ्लूइड। जैसे अपन पंखे की हवा लेते हैं ना, पंखे के अंदर बेरिंग होता है, उस बेरिंग के अंदर ग्रीस होती है, तो स्मूथली पंखा चलता है। लेकिन वो पंखा 10 साल बाद 15 साल बाद आवाज़ करने लग जाता है। जी। तो वो पहला इंडिकेटर देता है कि भैया कुछ ना कुछ मेरे अंदर हो रहा है। तो अपन मैकेनिक को बुला के अगर उसकी बेरिंग चेंज करवा लेते तो पंखा फिर से काम करने लग जाता है। ऐसे ही अपने पास चेंज करवाने का ऑप्शन तो कुदरत ने दिया नहीं है। जी। तो अपनी बेरिंग घुटने की बोलते हैं कार्टिलेज, जी। और साइनोवियल फ्लूइड जिसको अपन ग्रीस भी बोलते हैं सरल भाषा में। जी। अगर उसका सही समय पे अपन देखभाल कर लें, पहली बार में ही अपन को जॉइंट में सबसे ज़्यादा कॉमन है घुटने का दर्द। घुटने का दर्द अगर पहली बार हुआ है तो आप ये निश्चित मान लीजिए ये किसी न किसी कारण की वजह से हुआ है। 99% कारण उसमें कार्टिलेज का लॉस होता है, साइनोवियल फ्लूइड का लॉस होता है, और ये बहुत आजकल इतनी अच्छी मेडिसिन आ गई है कि बहुत ही कम समय में कार्टिलेज रिपेयर हो जाती है और फिर से साइनोवियल फ्लूइड बन जाता है। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, लोग सोचते हैं ठीक है वो तो उम्र के साथ होता है, ये होता है वो होता है, किसी कारण से हो गया होगा। लोग ज़्यादातर क्या है नीम हकीमों के चक्कर में जाते हैं, कोई आयुर्वेदिक दवाई ले लेते हैं, कोई पट्टा लगवा लेता है, लेकिन ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सही सॉल्यूशन है सबसे पहले जा कर के अपने डॉक्टर को दिखाएं, एक्सरे कराएं। एक्सरे में आपको पता चल जाएगा जॉइंट का स्पेस कम तो नहीं हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं हो रहा है। अगर आपको प्राइमरी स्टेज में अगर पता चल जाएगा कार्टिलेज, आजकल बहुत सारी कार्टिलेज की दवाइयाँ आ गई हैं, कोलेजन पेप्टाइड रहते हैं जो आराम से उसको हील कर देते हैं। साइनोवियल फ्लूइड की भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, वो साइनोवियल फ्लूइड को फिर से बना देती है, बॉडी एकदम स्मूथ हो जाती है, आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाती है। लेकिन शर्त यह है कि आपको सही समय पे सही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। जी। काफ़ी अहम जानकारी है सर। और दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आप डॉक्टर अजय दंडोतिया सर की बताई हुई सभी जानकारियों को ध्यान से सुन रहे हैं और आपकी सेहत का आप किस प्रकार से ख्याल रख सकते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी सर की बातों से। सर, आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे कि अक्सर जैसे कई बार चोट लग जाती है या सूजन आ जाती है तो कई लोगों को कहा जाता है कि बर्फ़ का सेक कर लो, और कई बार कहा जाता है कि गरम सेक कर लो। तो ये आम जन को काफ़ी कंफ्यूजन रहता है कि किस चोट पर गरम सेक करना चाहिए और किस चोट पर ठंडा सेक या बर्फ़ का सेक करना चाहिए। तो हम ज़रूर चाहेंगे कि इस विषय में भी आप जानकारी हमारे सारे श्रोताओं को दें। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ज़्यादातर अपने लाइफ स्टाइल में हर व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी चीज़ से टकराता है या कभी कहीं से गिर जाता है, कभी बाइक पे चलते चलते गिर जाता है, कभी कभी फर्श पे फिसलने से गिर जाता है। तो सबसे पहले बॉडी में अगर कोई मैकेनिज्म होती है तो जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पे सूजन आ जाती है।
सूजन आने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, भाई सूजन आ गई, दर्द होने लगे, क्या करें। जी। तो मेरा सभी लोगों से मैं बोलना चाहूँगा कि पहले 3 दिन सूजन में हमेशा बर्फ़ से सिकाई करना है। जैसे ही आप बर्फ़ की सिकाई करना स्टार्ट कर दोगे तो वो सूजन का बढ़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। वहाँ की जो आर्टरी, जो वेसल्स हैं, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी और वहाँ की जो पेन और स्वेलिंग सबसाइड होने लग जाएगी। जैसे ही 3 दिन से ज़्यादा अगर कोई इंजरी है, कभी कोई लेट आता है, आपको पता चलता है भैया मेरे को बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, 4 दिन पहले मैं गिर गया था, तो इसका मतलब है वो 3 दिन निकल गए हैं। 72 घंटे के बाद आप फिर बर्फ़ से सिकाई करें, उसके बाद आप गर्म सिकाई करें। पहले 72 घंटे ठंडा, उसके बाद गर्म। 3-3 दिन का रेशियो रहता है। पहले 3 दिन आप बर्फ़ से सिकाई करें, उसके 3 दिन अगली बार गर्म सिकाई करें। गर्म सिकाई फिर वहाँ से जो भी सब्सटेंट है उनको पास आउट कर देता है और बॉडी नॉर्मल हो जाती है। जी, तो यानी कि ये महत्वपूर्ण बात है कि शुरुआती 3 दिन ठंडी सिकाई, हाँ, और बाद में गर्म सिकाई की जा सकती ये है। बिल्कुल। तो दोस्तों, आपने सुना कि अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या होती है, चोट लगी है या सूजन आई है, तो किस प्रकार से आप पहले ठंडी सिकाई करें और उसके बाद गर्म सिकाई की ओर बढ़े 3 दिन बाद। सर, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक और हमने अक्सर समस्या सुनी है, पर लोगों को उसके बारे में भी काफ़ी कम जानकारी है, वो है कार्पल टनल सिंड्रोम। जी। तो हम चाहेंगे कि ये क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी आप जानकारी दें। नहीं, अच्छा सवाल है आपका। देखिए, अपने बॉडी में जैसे सभी जॉइंट होते हैं, तो हर जॉइंट में कोई ना कोई समस्या होती है। ऐसे ही अपना इम्पोर्टेंट जॉइंट है कलाई का जॉइंट। जी। सारी महिलाएं रोटियां बना रही हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों की देखभाल करना, कपड़े पहनाना, सबसे ज़्यादा जॉइंट होता है वो कलाई के जॉइंट पे होता है। किसी से हाथ भी मिला रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप सब हाथ की मूवमेंट से होता है। बिल्कुल। उस जॉइंट में एक नर्व होती है जिसको बोलते हैं मीडियन नर्व। धीरे धीरे करके एक समय के बाद उस नर्व पे दबाव महसूस होने लग जाता है। उस दबाव की वजह से धीरे धीरे करके अपने हाथ में तेज दर्द होना, सूजन आना, सुन्नपन आना, इस प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जो आम मेडिसिन से ठीक नहीं होता है। इसके लिए आपको पर्याप्त फिजियोथेरेपी की आवश्यकता होती है। आपको कुछ स्पेशल मेडिसिन होती है, उनके बारे में जानकारी आपके संबंधित डॉक्टर से मिल जाएगी। तो जैसे ही आपको कभी ये समस्या हो, हाथों में दर्द होना, झुंझुनाहट होना, सुन्नपन आना, कलाई में तेज़ दर्द होना, अगर ये समस्याएं हैं तो आप अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास जाएं। ये बहुत आसान तरीके से और बहुत कम दिनों में ठीक हो जाती बीमारी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन जानकारियों के लिए। एक और बात जो हम आपसे करना चाहेंगे कि जैसे कुछ देर पहले आप बता रहे थे कि अक्सर घुटनों में फिर जैसे दर्द हो गया, समस्या आ रही है, और शुरुआती तौर पर अगर देखा जाए तो कई दवाइयाँ आजकल आ गई हैं जिनसे घुटनों की समस्या ठीक हो सकती हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ गई है, शुरुआती तौर पर या तो ध्यान नहीं दिया या जो भी है उसके बावजूद दर्द बढ़ता जा रहा है या बहुत सारी समस्या आ गई है। तो आजकल जो काफ़ी प्रचलन है वो है घुटने के प्रत्यारोपण सर्जरी का, यानी नी रिप्लेसमेंट सर्जरी का। तो ऐसी क्या क्या स्थितियां हैं जहां पर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी पड़ सकती है? मतलब कब तक दवाइयों से इलाज हो सकता है और किस पॉइंट के बाद रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत आ जाती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर जोड़ प्रत्यारोपण की अगर ज़रूरत पड़ती है तो घुटने में ज़्यादा पड़ती है। जी। इसका सबसे बड़ा कारण मैंने आपको बताया अभी कि जैसे ही आपकी कार्टिलेज का लॉस हो गया तो उसकी क्या मेडिकल साइंस में ग्रेड बनी हुई है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। अगर आप पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में अगर आते हो तो वो मेडिसिन से ठीक हो जाता है। जी। तीसरी स्टेज में यानी कि आपका 90% कार्टिलेज लॉस हो चुका है, 10% बचा हुआ है, तो उसमें अभी रिसेंट में कुछ ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जो 10% से 100% कार्टिलेज को बना देती है। अच्छा। लेकिन उसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, मान के चलिए कम से कम 18 से 24 महीने लगते हैं। अच्छा। लेकिन इतने दिनों तक मेडिसिन कोई खा नहीं पाता। दूसरा, मेडिसिन जो आ रही है जॉइंट की कार्टिलेज बनाने वाली, वो बहुत कॉस्टली है। इस वजह से क्या है, लोग खा नहीं पाते। तो वो क्या करते हैं, जाने अनजाने में कभी किसी डॉक्टर के पास चले भी गए तो 2-4 दिन की दवाई लेंगे, 10 दिन की, 15 दिन की।
लेकिन इसकी मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी जानकारी देना चाहूँगा कि आप 10-15 दिन के बाद तो वो मेडिसिन काम करना स्टार्ट करती है, जी। तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत है। हम्म। 15-20 दिन बाद फिर आपको लगेगा हाँ कुछ हो रहा है। जिन मरीजों में पेशेंस होता है तो वो उस ट्रीटमेंट में सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप में पेशेंस नहीं है, आपने डॉक्टर चेंज कर लिया है, आपने एलोपैथी से आयुर्वेदिक में जाके चले गए हो, तो वो क्या करते हैं, पहली मेडिसिन अपना प्रॉपर काम नहीं कर पाई, फिर दूसरी मेडिसिन फिर से उतना ही समय लेती है, तब तक आप कोई नया डॉक्टर चेंज कर लेते हो, फिर से नई कोई प्राइमरी स्टेज आ जाती है। तो इस प्रकार से चलता रहता है। तो जो आपकी बीमारी थी ना वो धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। अच्छा मान के चलो कि कोई मरीज पूरी तरह से कार्टिलेज लॉस हो भी गया, तो अभी क्या है, नया रिसेंटली जॉइंट रिप्लेसमेंट का चलन बहुत ज़्यादा चलने लग गया। जी। अभी क्या है, बहुत साइंस ने तरक्की कर ली है। अभी इतनी अच्छी टेक्निक आ गई है, अभी तो रोबोटिक सर्जरी भी होने लग गई है, और इतने अच्छे अच्छे इम्प्लांट आ गए हैं कि आप अगर घुटने को बहुत ज़्यादा मात्रा में तकलीफ है, बहुत ज़्यादा कार्टिलेज लॉस हो गया है, सुबह उठते ही दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, सारी मेडिसिन काम करना बंद कर गई हैं, किसी भी मेडिसिन से आपको दर्द में राहत नहीं मिल रही है, तो मेरी हिसाब से सलाह है आप घुटने की रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा सकते हैं, और उससे आपको 3 से 4 दिनों में ही सारी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, उसके बहुत कम कॉम्प्लिकेशन है, और आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। जी। तो क्या सर अगर ये रिप्लेसमेंट सर्जरी कोई करवाता है तो इसके बाद वो एक आम दिनचर्या अपनी सामान्य दिनचर्या में आ सकता है, या रिप्लेसमेंट के बाद कुछ चीज़ें मना कर दी जाती हैं करने के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि अपन को किसी भी प्रोसीजर से कितना लाभ और हानि हो रहा है। जी। अगर लाभ ज़्यादा है तो उसको कर लेना चाहिए। आपको 10% हानि हो रही है और 90% लाभ हो रहा है, जैसे आप मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस से, घुटने बहुत ही ज़्यादा सूजन में है, आप बिल्कुल भी नहीं चल पा रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। जी। अगर कोई डॉक्टर आपको आपकी सारी जो जो नॉर्मल कार्य हैं, जैसे आपको सुबह उठना, चलना, घूमना फिरना, लेटरिन बाथरूम जाना, अगर ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छा काम है। जी। सभी लोगों में गलत धारणा है कि जॉइंट रिप्लेस करने के बाद में बहुत सारी परेशानी जाती है। मेरा मानना है कि 99% केसेस में जॉइंट रिप्लेस करवाने के बाद आपके सारे रूटीन काम शुरू हो जाते हैं। मैंने तो ऐसे भी देखा है बहुत से लोगों को, अगर वो ध्यान रखते हैं डॉक्टर की कहे अनुसार, ऑपरेशन के कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि आपको कब दवाई लेनी है, कब आपको फिजियोथेरेपी करानी है, कब आपको मेडिसिन लेनी है, अगर आप सारे चीज़ों को फॉलो करते हो तो आप 90% आपकी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हो। इवन मैंने तो कई लोगों को दौड़ते हुए भी देखा है। आप सारे काम कर सकते हो, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो, उतर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जी। काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी है। और इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति बचना चाहते हैं कि हम नहीं कराना चाहते सर्जरी, तो क्या ऑप्शंस हैं उनके पास, क्या उपाय हैं उनके पास? बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा है, और मैं सभी लोगों को एक सलाह देना चाहता हूँ। जितने भी 40+ के लोग हैं, 10 से 15 मिनट के लिए अगर मेरी बात मान लेंगे तो उनको जीवन में घुटने की समस्या कभी नहीं होगी। जी। जितने भी 40 की उम्र जिन्हें क्रॉस कर ली है, वो 5-10 मिनट के लिए साइकिलिंग चलाना स्टार्ट कर दें। अगर आप 15 से 20 मिनट भी रोजाना साइकिल चलाते हो तो आपका साइकिलिंग ऐसी एक तरह की थेरेपी है जिसके द्वारा सारे जॉइंट ऑटोमेटिक नेचुरल होने लग जाते हैं, सारा ग्रीसिंग, सारा कार्टिलेज, सब कुछ फिर से एकदम से रिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो लोग साइकिलिंग करते हैं सुबह जगते ही 15 से 20 मिनट की रोजाना, उनको जॉइंट की समस्या मैंने आज तक नहीं देखी। अच्छा। अगर किसी कारण से अगर वजन ज़्यादा है, साइकिलिंग नहीं कर पाते हैं, तो आप घर पे साइकिलिंग वाली जो थेरेपी होती है वो घर पे बिस्तर पे भी कर सकते हैं। कुल मिला के आपको जॉइंट की मूवमेंट करना है बगैर प्रेशर के, कम प्रेशर में। हाँ, दौड़ने की सलाह नहीं दूंगा, दौड़ने से तो कार्टिलेज और ज़्यादा लॉस हो जाता है। साइकिलिंग करिए, ओके। हल्का व्यायाम करिए, पैदल चलिए, वॉकिंग करिए। इसके अलावा ये सब आपको करना है, और क्या नहीं करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जी। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर अपन को होता है एक उम्र के बाद, तो वो सीढ़ियों का उपयोग करने से।
सीढ़ियों को अपन बार बार दूसरी या तीसरी मंजिल पे जा रहे हैं, बहुत देर तक खड़े रह रहे हैं, या अपन बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपको क्या है, कार्टिलेज लॉस होने लग जाता है। ये एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। अपन अपनी सारी बॉडी ब्लड से जिंदा है। ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट से सर्कुलेट होकर लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीजन लेता है, उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। तो सारे लोग अपन जो है ग्लूकोज और ऑक्सीजन से जिंदा है, एक कॉमन प्रक्रिया है जी। लेकिन जॉइंट के मामले में एक धारणा अलग है। जॉइंट के अंदर कार्टिलेज में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। अच्छा। ये इसलिए किसी लोगों को, किसी को भी ये पता ही नहीं है कि जॉइंट की समस्या क्यों हो रही है। इसका मुख्य कारण ही ये है, जॉइंट में आपकी सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है, तो इसलिए ग्लूकोज वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इसके ग्लूकोज के एक्सचेंज के लिए उसके अंदर एक स्पेशल फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। जी। साइनोवियल फ्लूइड में ग्लूकोज जब आता है तो कार्टिलेज के पास पहुंचता है, लेकिन उसकी भी एक शर्त है कि उसके अंदर हलचल होना चाहिए, मतलब मूवमेंट होना चाहिए। जैसे कोई स्टैंडिंग में खड़ा ही है, जैसे टीचर है वो पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते क्या है, वो उसके अंदर मूवमेंट बंद हो गई। तो जब हलचल नहीं होगी, मूवमेंट नहीं होगी उस जॉइंट के अंदर, तो ग्लूकोज का एक्सचेंज नहीं होगा। ग्लूकोज का एक्सचेंज नहीं होगा ना, तो उस समय के लिए वो कार्टिलेज भूखी होने लग जाएगी। जी। जैसे अपन को खाना नहीं मिला तो अपन भूखे हो जाते हैं, ऐसे कार्टिलेज को चाहिए ग्लूकोज। जी। तो धीरे धीरे करके उसका लॉस होने लग जाता है। ऐसे ही अपन सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सीढ़ियों पे एकदम कार्टिलेज बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, तो उसका टीयर उसके रिपेयर से ज़्यादा हो जाता है, तो मैकेनिक डिस्टर्ब हो जाती है, तो फिर उसको दर्द होने लग जाता है। तो आप इन चीज़ों से बचें। सुबह जाके साइकिलिंग करें, हल्का व्यायाम करें, पैदल चलें, सीढ़ियों के उपयोग से बचें, देसी लेटरिन के उपयोग से बचें, आलती पालती मार के बहुत देर तक ना बैठें, बहुत देर तक आप खड़े ना रहें। और इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपकी बॉडी एकदम स्वस्थ रहेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। काफ़ी अहम जानकारी आज आपने दी हैं और निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोतागण रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के आज हमें सुन रहे हैं, वो बहुत कुछ सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से वो अपने शरीर का अगर ध्यान रखेंगे तो ऑर्थोपेडिक समस्याओं से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। थैंक यू। सभी श्रोताओं को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।